नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हिस्ट्री वाला यूट्यूब चैनल पर। अभी तक हम लोगों ने इकोनॉमिक्स में या राजस्थान इकोनॉमी है उसके राजस्थान कृषि के बारे में पढ़ा था और उसके कुछ एक क्वेश्चन एक आध बचा था जो आगे के चैप्टर में जैसे जैसे चैप्टर होंगे उसके हिसाब से उनको इंक्लूड करते जाएंगे। आज हम इसके अंदर ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से हमारा कि राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद आरजीएवीपी की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, इसे आजीविका भी बोलते हैं, राजीविका भी बोलते हैं, राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद। तो इसका सीधा जवाब आपका अक्टूबर 2010 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। स्थापना हुई थी वो एक स्वायत्त परिषद के रूप में हुई थी। स्वायत्त परिषद के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1958 है उसके अंतर्गत इसकी स्थापना थी। सोसाइटी रजिस्ट्रेशन या पंजीकरण जिसको बोलते हैं अधिनियम 1958। ठीक है, मुख्य रूप से इसका काम क्या आता है, जैसे एक तो दोबारा वित्तीय सहायता या प्रथम बार वित्तीय सहायता, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं, स्वयं सहायता समूह है, उनको वित्तीय सहायता प्रदान करना। तो कार्यों के रूप में अगर हम देखें, एक तो इनका आता है कौशल विकास व रोजगार। एक इसमें आता है आपका वित्तीय सहायता। एक इसमें आता है बचत एवं साख मॉडल पर आधारित। और एक इसमें समुदाय से समुदाय सीख। ये मुख्य रूप से है, वैसे खूब सारे काम है। समुदाय सीख, ये कुछ इसके मेन चीजें आती हैं। ठीक है, एक इसमें अब तक जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं वो कितने बने हैं, तो उसकी कुल संख्या 2,87,092 सेल्फ हेल्प ग्रुप इसमें 2022 नवंबर तक बनाए जा चुके हैं। तो ये इसका कुछ बेसिक चीजें हैं कि विकास परिषद है, इसकी स्थापना अक्टूबर 2010 में हुई, स्वायत्त परिषद के रूप में हुई, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन या पंजीकरण अधिनियम 1958 के अंतर्गत इसकी स्थापना हुई। मुख्य रूप से कौशल विकास और रोजगार के कार्य है, स्वयं सहायता समूह है, उनको वित्तीय सहायता प्रदान करना, बचत एवं साख मॉडल पर आधारित है कि बचत करें, फिर ग्रुप में आपके पास पैसा आ जाता है, फिर जो नीडी लोग हैं उनको साख यानी ऋण या उधार दिया जाए। और एक समुदाय से समुदाय सीख, अब तक कुल 2,87,092 स्वयं सहायता समूह है वो इसके अंतर्गत बनाए जा चुके हैं। फिर नेक्स्ट आता है हमारा राजस्थान महिला निधि क्रेडिट कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड जयपुर का शुभारंभ कब किया गया था। ठीक है, तो ये आपकी एक टाइप से बजट घोषणा थी। वैसे मुख्यमंत्री ने 26 अगस्त 2022 को इसका शुभारंभ किया था। मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में या फिर जो महिलाएं हैं उनके रोजमर्रा की आवश्यकताएं होती है, और उन आवश्यकताओं के लिए की पूर्ति हेतु ऋण उपलब्ध करवाना, ये इसका मुख्य कार्य है। यानी सस्ती दरों पर लोन उपलब्ध करवा करके उनकी रोजमर्रा की आवश्यकताओं की पूर्ति इसके द्वारा की जा सकती है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा सवाल आता है, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है। राजस्थान बजट घोषणा 2022-23 के अनुसार मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के संबंध में सही कथन अथवा कथनों का चुनाव कीजिए। ठीक है, महात्मा गांधी नरेगा है वो चल रहा है ऑलरेडी। राजस्थान के अंदर 22-23 में आपके बजट घोषणा करी गई मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, ये आती है। अब इसके संदर्भ में हमें कथन या कथनों का, यानी कौन से कथन सही है या कौन सा कथन सही है,
हमारा पहला कथन क्या है इसमें? महात्मा गांधी नरेगा योजना में 100 दिवस का रोजगार पूर्ण करने पर 25 दिवस का अतिरिक्त रोजगार राज्य मद से दिया जाएगा। राज्य मद का यहाँ पर मतलब है वो आपका मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार मंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना से। तो पहला ऑप्शन तो ये है कि जिन्होंने राजस्थान के अंदर जिन लोगों ने नरेगा के अंदर 100 दिवस का कार्य पूर्ण कर लिया है उनको 25 दिन का अतिरिक्त रोजगार राज्य मद से यानी मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना से दिया जाएगा। दूसरा ऑप्शन इसके अंदर आता है 12 जिले में निवासरत सहरिया एवं खैरवा तथा उदयपुर जिले की कथोड़ी जनजाति परिवारों को 100 दिवस का अतिरिक्त रोजगार दिया जाएगा। तीसरा ऑप्शन से हमारे पास है राज्य के विशेष योग्यजन श्रमिकों को 100 दिवस का अतिरिक्त रोजगार दिया जाएगा। तो यहाँ पर ये चारों ही कथन सही है, उपरोक्त सभी, यानी 2022-23 में ये घोषणा करी गई थी। हालांकि ये जितने भी एक्स्ट्रा काम है वो मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में आएंगे, यानी 100 दिवस तक का तो आपके मनरेगा के अंदर प्रावधान है। उसके अतिरिक्त जितने भी कार्य दिवस यानी मानव दिवस सृजित किए जाते हैं वो पूर्ण रूप से मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में आएंगे। 3 चीजें इसमें शामिल हैं कि जिन्होंने 100 दिवस कार्य पूर्ण कर लिया उनको 25 दिन का अतिरिक्त कार्य या मानव दिवस है वो सृजित किए जा सकेंगे, रोजगार है वो 25 दिन का अतिरिक्त दिया जा सकता है, वो राज्यांश से होगा यानी मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना से। ऐसे ही 12 जिले की सहरिया और खैरवा तथा उदयपुर की कथोड़ी जनजाति है उनको 100 दिवस का अतिरिक्त रोजगार है वो इस योजना के अंदर दिया जाएगा। कौन से में? मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में। और तीसरा इसमें राज्य के विशेष योग्यजन है उनको 100 दिन का अतिरिक्त रोजगार दिया जाना। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। मिशन अमृत सरोवर का संबंध निम्न में से किस से है? मिशन अमृत सरोवर योजना है वो चलाई जा रही है, उसका संबंध इन कथनों में से किन किन से है? देश के प्रत्येक जिले में कम से कम 75 अमृत कुओं का निर्माण या विकास करने से, ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी, देश के प्रत्येक जिले में कम से कम 75 अमृत सरोवर यानी तालाबों का निर्माण या विकास करना। ऑप्शन से आपके पास में ए एवं ब दोनों और द है, ना तो ए और ना तो बी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी है वो सही जवाब है। वैसे अपने आप में ये नाम से ही क्लियर है कि अमृत सरोवर बनाने यानी तालाबों का निर्माण करना, लेकिन उसकी कुछ कंडीशंस हैं कि इसके लिए न्यूनतम 0.4 हेक्टेयर क्षेत्र आपके पास होना चाहिए या न्यूनतम 4 हेक्टेयर का तालाब बनाया जा सकता है, बनाया जा सकता है। ठीक है, और राजस्थान के अंदर इसमें 22-23 में 2475 तालाबों का लक्ष्य रखा गया था। ठीक है, 2-3 मेन चीजें हैं। देश के प्रत्येक जिले में कम से कम 75 अमृत सरोवर तालाबों का निर्माण विकास करना, न्यूनतम 4 हेक्टेयर का तालाब बनाया जा सकता है और राजस्थान में 2475 तालाब इसमें निर्मित करना या उसका विकास करने का लक्ष्य है वो रखा गया था। अगला सवाल हमारा कुछ इस प्रकार का है, विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना एमएलए लेड में प्रति वर्ष आवंटित 5 करोड़ रुपए का कम से कम कितने प्रतिशत हिस्सा प्रति वर्ष अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के विकास पर अनुशंसित करना अनिवार्य है? तो पहली बात तो 2021-22 से राशि है वो बढ़ा करके 5 करोड़ रुपए करेगी। ठीक है, अब उसका कम से कम 20% हिस्सा है वो आपको अनुसूचित जाति यानी SC ST के लोगों के विकास में के लिए अनुशंसित करना कंपलसरी कर रखा है। फिर इसके लिए राज्य में जो प्रावधान रखा जाता है, प्रावधान 2022-23 का वो था
1,000 करोड़। हालांकि इसमें प्रावधान को याद रखने के लिए कोई ऐसा खास रूल नहीं है, सिंपल सी बात है, 200 विधायक हैं, 5 से गुना करोगे 1,000 करोड़ ऑटोमेटिक हो जाता है। तो हर साल जब तक विधानसभा 200 है राजस्थान के अंदर, आपके 1,000 करोड़ का ही इसमें प्रावधान होना है। ठीक है। इसमें काम क्या क्या किए जा सकते हैं? एक तो जो स्थानीय सड़कें हैं उसका काम किया जा सकता है, एक इसमें पेयजल, हालांकि मुख्य मुख्य इसमें एक जल निकास का, अगर शहरी क्षेत्र है तो आपके सीवरेज का कार्य करवाया जा सकता है। एक आपके जो सरकारी शिक्षण संस्थाएं होती हैं, उन संस्थाओं में भवन निर्माण, या इसे यूं कह लीजिए कमरों का निर्माण करना। एक इसके अंदर लिया जाता है चिकित्सालय का विकास, और कोई पर्यटन स्थल का विकास करना। इस टाइप के काम मुख्य रूप से किए जा सकते हैं। हालांकि कोई सर्टेन रूल नहीं है, विधायक है वो अपने हिसाब से जैसी जरूरत होती है जिस क्षेत्र में, उस हिसाब से काम करवा सकता है। लेकिन मूल सवाल यह है कि SC ST के लोगों के विकास के लिए न्यूनतम 20% खर्च करना, और ये राशि बढ़ा करके 5 करोड़ 2021-22 में करी गई थी। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? ठीक है, मेवात क्षेत्र की बात करी जा रही है। ये कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था 1986-87 में। ठीक है, राजस्थान के अंदर 2 जिले मेवात क्षेत्र के अंदर आते हैं, अलवर और भरतपुर। तो इसकी अगर बात की जाए, ये राजस्थान में अलवर व भरतपुर जिले आते हैं। ठीक है, मेवात आजकल नूह वाली हिंसा हुई उसके बाद थोड़ा सा चर्चित है, इसलिए इसको मुख्य रूप से इसके अंदर शामिल करा गया है। अब इन 2 जिलों के कुल कितने खंडों में ये संचालित हो रहा है? तो 14 खंडों के अंदर इसको संचालित किया जा रहा है। ठीक है, और 2022-23 है उसके लिए कुल 25 करोड़ रुपए का प्रावधान इसके अंदर किया गया था। वर्ष 2022-23 के लिए ₹25 करोड़ का प्रावधान। और खासतौर से जो मेवाती लोग हैं उनके आर्थिक और आधारभूत जो आधारभूत विकास यानी आधारभूत ढांचा उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर, चाहे वो जल से संबंधित हो, चाहे आपके बिजली से संबंधित हो, चाहे सड़कों से संबंधित हो, इस टाइप के कामों के लिए आपका फंड है वो यूटिलाइज होता है। दूसरा, वहां के लोगों के आर्थिक विकास के लिए उस फंड का यूटिलाइजेशन है वो किया जा सकता है। नेक्स्ट फिर आगे बढ़ते हैं। सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम BADP राजस्थान की कितने खंडों में संचालित किया जा रहा है? ठीक है, अब ये तो सवाल थोड़ा सा आजकल क्या नए जिले बनने के बाद में चेंज हो गया है। पहले आपका ये था 16 खंडों के अंदर। ठीक है, अब 16 खंड के अंदर आपके 4 जिले थे वो शामिल थे, आपके गंगानगर, बीकानेर, और उसके बाद में बाड़मेर, जैसलमेर। लेकिन अब अनूपगढ़ जिला और बना दिया है, तो हो सकता है आने वाले टाइम पर इसके अंदर अनूपगढ़ यानी 5वां जिला भी हो सकता है उसका कोई ब्लॉक हो, यानी 16 ब्लॉक हैं वो 4 जिले। ये सूचना अभी तक की थी, अनूपगढ़ नया जिला बन गया। ऐसे ही जो पीछे वाला क्वेश्चन आया था उसमें अलवर में भी जिले बने, भरतपुर में भी जिले बने हैं, तो वो थोड़ा सा आप लोगों को देखना है। मैं अभी इसके पुराने पैटर्न के आधार पर ही करवा रहा हूँ। इस योजना के संचालन का मुख्य उद्देश्य जो है वो दुर्गम क्षेत्र में के लोगों की विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु ये कार्यक्रम है वो संचालित हो रहा है। ठीक है, राज्य सरकार है वो इसमें समय समय पर अलग अलग फंड्स हैं वो जारी करती रहती है। 2022-23 की बात करें तो 59.22 लाख रुपए, 22 करोड़ रुपए
सॉरी 69.22 करोड़ रुपए का इसमें प्रावधान है, वो किया गया था। ठीक है, ये इसकी मूल चीजें, 4 जिले 16 खंड। अब अनूपगढ़ का भी अगर उसमें कोई खंड आता होगा तो जिले 5 हो जाएंगे और खंड है वो आपके 16 रहेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फरवरी 2020 में निम्न में से कौन सी योजना का नाम परिवर्तित कर महात्मा गांधी जन भागीदारी विकास योजना किया गया? ठीक है, ये पहले किसी और नाम से संचालित होती थी और वैसे भी जैसे अपने हमारी पार्टीज हैं वो बदलती हैं, उसके जिनका राज आता है वो अपने हिसाब से इनके नाम है वो चेंज करते रहते हैं। तो 4 ऑप्शन आपके पास है, गुरु गोलवालकर जन भागीदारी विकास योजना, वीर सावरकर जन भागीदारी विकास योजना, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जन भागीदारी विकास योजना और उपरोक्त में से कोई नहीं। ये 4 ऑप्शन आपके पास में है। सही जवाब इसका गुरु गोलवलकर जन भागीदारी विकास योजना है। ठीक है, अब इसमें मुख्य रूप से ये योजना है, इसका काम क्या होता है? एक तो आपके विकास, रोजगार, सामुदायिक संपत्तियों का निर्माण, विकास और विकास के द्वारा रोजगार और उसमें फिर सामुदायिक संपत्तियां होती हैं उसका निर्माण करना। सामुदायिक संपत्तियों का निर्माण। अब इसमें भी 2-3 चीजें विशिष्ट रूप से सरकार ने दे रखी है कि एक तो आता है इसमें शमशान और कब्रिस्तान है, उनकी 4 दीवारी बनानी होती है के लिए 90% सहायता राज्य से होती है। ठीक है, 10% जन भागीदारी होगी। अन्य के लिए 70% है वो राज्य के द्वारा भागीदारी, 30% है वो जन भागीदारी होगी। और अगर टीएसपी एरिया की बात करें अन्य के अंदर तो उसमें 80% की हिस्सेदारी होगी और 20% जन भागीदारी आवश्यक होती है। यानी खासतौर से सामुदायिक संपत्तियों को निर्माण करने के लिए इस योजना का संचालन है वो किया जा रहा है। और 2022-23 इस योजना के लिए 25 करोड़ रुपए का प्रावधान है वो राज्य सरकार ने किया है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। 36वां डांग क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम को कब प्रारंभ किया गया? ठीक है, सबसे पहले इसका सही जवाब 1994-95 है और ये फिर संचालित कब तक हुआ? 2001-2 तक, 1-2 तक ये संचालित हुआ। संचालित होने के बाद में इसे बंद कर दिया गया। फिर 2005-6 में पुनः इसे प्रारंभ किया गया। ठीक है, अब डांग क्षेत्र कौन सा आता है? ऐसा क्षेत्र जो बीहड़ वाला क्षेत्र माना जाता है या फिर आपकी घाटियों वाला क्षेत्र जिसके अंदर दस्युग्रत या डकैती वाला क्षेत्र है उसे डांग क्षेत्र माना जाता है। तो डांग क्षेत्र का मतलब बीहड़ क्षेत्र, जो अलग अलग एरिया में बीहड़ को अलग अलग नामों से जाना जाता है, या दस्युग्रस्त इसको क्षेत्र बोला जाता है। कौन सा आता है? चंबल डाकू वाला क्षेत्र है ना, उसको इसके अंदर शामिल करा जाता है। राजस्थान के 8 जिले इसके अंदर शामिल हैं। ठीक है, उन 8 जिलों की 26 पंचायत समिति, 26 पंचायत समिति इसके अंदर शामिल की जाती हैं और 394 ग्राम पंचायत हैं
इसी में लिखते ग्राम पंचायत। ठीक है, मेरे ख्याल से इतना डिटेल में आपसे कोई नहीं पूछेगा। अभी जैसे मैं फिर बात कर रहा हूँ, 8 जिले हैं। अभी 8 जिले हैं, अब इसमें भी कई जिले और बन गए होंगे, जैसे भरतपुर में भी बने हैं जिले। ठीक है, सवाई माधोपुर इसके अंदर आता है, कोटा आता है। तो उन जिलों में अब नए जिले भी बन चुके हैं, तो पुरानी इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग ये 8 जिले इसके अंदर शामिल किए जाएंगे। वैसे जो पुराने 8 जिले हैं उसमें खासतौर से सवाई माधोपुर, करौली, कोटा, माधोपुर, करौली, कोटा, धौलपुर, भरतपुर, 12, एक आता है इसमें झालावाड़, एक कौन सा रह गया, बूंदी। ये पुराने हिसाब से ये 8 जिले थे। अभी इनमें नए जिले भी बन चुके हैं, तो उसके हिसाब से इसमें जो जिलों वाला क्राइटेरिया है, फिर उनकी पंचायत समिति है या ग्राम पंचायत का क्राइटेरिया है, वो बदला भी जा सकता है। लेकिन जो आर्थिक समीक्षा की इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से ये सारी सूचनाएं इससे संबंधित होती है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है मगरा क्षेत्र। अब इनमें सब में यही दिक्कत आएगी कि नए जिले बन गए, कब शुरू हुआ था। ठीक है, तो इसका सही जवाब तो आपका 2005-06 हो जाएगा कि मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम है वो कब प्रारंभ हुआ था। अब इसमें भी 5 जिले थे, 2005-06 में ये प्रोग्राम है वो शुरू करा गया था, 5 जिले इसके अंदर शामिल थे। ठीक है, अब मैं इन जिलों के नाम लिखूंगा, फिर से इसके अंदर नए जिले बन जाएंगे। जैसे इसमें था 5 के हिसाब से अजमेर, एक इसमें भीलवाड़ा था, फिर राजसमंद, एक इसमें पाली था और एक इसमें चित्तौड़गढ़ था। अब सबके अंदर आपके चेंजेस हैं, अजमेर में भी केकड़ी जिला बन गया है, फिर ब्यावर जिला बन गया है, इस प्रकार से सबके अंदर परिवर्तन है। तो पहले के हिसाब से तो 5 जिले हैं, अब नए इसमें और भी जिले आ जाएंगे। ऐसे ही फिर इसमें 16 पंचायत समिति थी। ठीक है, और गांवों की बात करें तो 1715 गांव इसके अंदर शामिल थे। हालांकि ये संख्याओं में परिवर्तन है वो आसानी से किए जा सकते हैं, और ये योजना 100% राज्य परिवर्तित है। यानी राज्य सरकार के 100% पैसा इसमें लगाया जाता है। 2022-23 के लिए 25 करोड़ रुपए का प्रावधान इसमें किया गया था। तो इसमें थोड़ा सा ये जिलों वाला आप देख लेना भी, अभी नए जो डिटेल्स आएंगी कि कौन से जिले में ये चलेगा। मान लीजिए इसमें सिर्फ 16 पंचायत समिति है, अब वो 16 में से अगर 8 अजमेर की है तो हो सकता है उसमें एक आध है वो ब्यावर में चली गई हो, एक आध केकड़ी में चली जाए, और हो सकता है ब्यावर और केकड़ी में एक भी ना हो। तो उसके अनुसार ये चीजें परिवर्तन होंगी, लेकिन होंगी तब तक शायद आपके एग्जाम भी हो जाएंगे, उससे पहले आपके 5 जिले ही इसमें आएंगे, या फिर इस ढंग का सवाल नहीं पूछा जाएगा। नेक्स्ट है आपका मुख्यमंत्री जिला नवाचार निधि योजना की घोषणा निम्न में से राजस्थान के कौन से बजट में की गई थी। तो आपका सही जवाब इसका हो जाएगा 2019-20 के बजट के अंदर। इसमें क्या होता है कि कलेक्टर जो डीसी या जिला कलेक्टर होता है वो स्थानीय आवश्यकता के अनुसार कोई ना कोई नवाचार करता है। जैसे एक जगह पता नहीं एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा, किसी जिले के अंदर आपका चल स्कूल है वो स्टार्ट करा गया था, जैसे बस है उसके अंदर स्कूल लगा दिया। इस टाइप के नवाचार है वो कलेक्टर द्वारा किए जाते थे जिले की आवश्यकता अनुसार। ठीक है, और 2022-23 के लिए इसका जो प्रावधान राशि थी वो 8.25 करोड़ रुपए की थी, 8.25 करोड़ रुपए। फिर इसी के सिमिलर एक कुछ इस टाइप का ही एक प्रोग्राम है वो, और इसमें स्व विवेक जिला, स्व विवेक जिला विकास कार्यक्रम,
ठीक है, ये और चलाया जाता था 2005 से ये चल रहा है, 5 6 से। खासतौर से ये सिंचाई, लघु सिंचाई और जल आपूर्ति वाली 3 चीजें इसके अंदर शामिल करी जाती हैं। जल ग्रहण, लघु सिंचाई, जल ग्रहण, लघु सिंचाई, इस टाइप की चीजें हैं वो इसके अंदर शामिल की जाती है। वैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क है उनको भी शामिल किया जाता है। और बहुत छोटा सा बजट है 2022-23 का, इसका मात्र 15 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। इसलिए अलग से इस पर कोई बड़ा सवाल बनता नहीं है, छोटा सा सवाल था, साथ में ही अपना कवर हो जाता है। मूल जो चीज है वो मुख्यमंत्री जिला नवाचार निधि है। ठीक है, ये जैसे 8.25 करोड़ 22-23 के लिए फंड रखा, अब अलग अलग जिला की जिला कलेक्टर है, उनको लगता है कि वहां पर कुछ नवाचार किया जा सकता है स्थानीय आवश्यकता अनुसार, तो उसके लिए वो नवाचार करने के लिए फ्री होते हैं। सरकार की तरफ से 8.25 करोड़ का बजट इसमें दिया गया है। नेक्स्ट आते हैं हम, मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास योजना निम्न में से कौन सी योजना या योजनाओं के स्थान पर संचालित की जा रही है। वे अब इसमें एक योजना है तो योजना आएगा, ज्यादा है तो योजनाओं में। सामान्यतः इस टाइप के सवाल है वो थोड़े से कंफ्यूज करने वाले होते हैं कि सिंगल नाम दे दिए, योजना ही आया, योजनाओं नहीं आया, इसका मतलब एक योजना होगी। और योजनाएं, अगर योजनाओं की बात करी जा रही है तो इसमें 2 3 4 ऑप्शन भी हो सकते हैं। तो मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास योजना निम्न में से कौन सी योजना या योजनाओं के स्थान पर संचालित की जा रही है। ठीक है, पहला ऑप्शन आपके पास महात्मा गांधी आदर्श ग्राम योजना, मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम योजना, श्री योजना एवं स्मार्ट विलेज योजना। तो आपका सही जवाब होगा उपरोक्त सभी, यानी ये 4 योजनाएं हैं वो आपकी एक टाइप से बंद करी गई है, उनके स्थान पर ये लागू करा गया है। ये बजट घोषणा 2022-23 है, बजट घोषणा 2022-23, यानी 22-23 में ये घोषणा करी गई थी। उसके अनुसार इन 4 योजनाओं को मिला करके मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास योजना है वो प्रारंभ की गई थी। अब इसके अंदर 70% है वो तो सरकार की तरफ से होता है और न्यूनतम 30% जन सहभागिता इसमें आवश्यक होती है। यानी 70% पैसा है वो सरकार देगी, 30% जनता या पंचायत की तरफ से होगा। 22-23 की बजट घोषणा है जिसमें 100 करोड़ का प्रावधान किया गया है, 100 करोड़ रुपए इसके अंदर खर्च किए जाएंगे। ठीक है, और एमपी एमएलए जो आपके फंड्स होते हैं विधायक क्षेत्रीय विकास वाला और एमपी वाला, उसमें अनुशंसित वित्तीय स्वीकृतियां हैं वो भी इसके अंदर शामिल करी जा सकती है। नेक्स्ट आते हैं, राजस्थान बंजर भूमि एवं चारागाह विकास बोर्ड का गठन कब किया गया। अब इसके गठन में पहले ये आपका चलता था राजस्थान बंजर भूमि विकास बोर्ड के नाम से। ठीक है, फिर उसके बाद में 22 दिसंबर 2016 को इसका गठन किया गया था, नाम रखा गया राजस्थान बंजर भूमि एवं चारागाह विकास बोर्ड के नाम से। फिर इसका वापस से पुनर्गठन है वो 11 फरवरी 2022 को किया गया था। यानी पहले ये राजस्थान बंजर भूमि विकास बोर्ड के नाम से चलता, फिर 22 दिसंबर 16 को इसका रीनेम करा गया, एक टाइप से राजस्थान बंजर भूमि एवं चारागाह विकास बोर्ड करा गया, और 11 फरवरी 2022 को इसे पुनः गठित किया गया। कुल 8 जिले इसके अंदर चिन्हित हैं तो चारागाह के लिए जहां पर संभावनाएं ज्यादा हैं उनको चिन्हित किया गया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना एमपीएलएडी आवंटित राशि कौन से वर्ष में 2 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए की गई। देखो एमएलए की अगर बात करें तो 2021-22 में बढ़ा करके 5 करोड़ रुपए की गई थी, और शायद राजस्थान ही एकमात्र राज्य होगा, हालांकि मैं इसमें श्योर नहीं हूं। स्थान और विधायक, अगर सांसदों की बात की जाए तो इसका सही जवाब होगा 2011-12, यानी इसके अंदर राशि को बढ़ा करके 5 करोड़ रुपए है वो कर दिया गया। और इसमें एमपी क्या करते हैं, कलेक्टर को अनुशंसित करते हैं अपने कार्यों के लिए। लेकिन विशेष आपदाएं अगर देश में कहीं पर आती हैं, उस स्थिति में प्रति आपदा सांसद है वो 1 करोड़ रुपए अधिकतम उस आपदा में लगा सकता है। जैसे कोविड आया था उस टाइम पर सरकार ने सारी अमाउंट है वो फ्रीज कर ली थी, वो पैसा रिलीज ही नहीं हो पाया था।
ठीक है। राजस्थान की अगर बात की जाए तो ये आप सब लोग जानते ही हैं कि आपके कुल 35 सांसद हैं। इस 35 के अंदर 25 तो लोकसभा के और 10 आते हैं राज्यसभा के। लोकसभा वालों के लिए कंपल्शन ये होता है वो स्वयं की लोकसभा यानी जहां से वो चुने गए हैं सिर्फ अपनी चुनी हुई लोकसभा में पैसा खर्च कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा जो मैंने बताया कि विशेष आपदा की स्थिति में प्रति आपदा 1 करोड़ रुपए वो अलग से इसमें दे सकते हैं देश के अंदर कहीं पर भी। और जो राज्यसभा वालों की होते हैं वो राज्य के प्रतिनिधि होते हैं तो राज्य में कहीं पर भी पैसा वो खर्च कर सकते हैं। सामान्यतः इसमें भी वही सड़क निर्माण का हो गया, जलापूर्ति का हो गया, इस टाइप की यानी सार्वजनिक कार्य हैं वो इसके अंदर करवाए जाते हैं। नेक्स्ट फिर आगे बढ़ते हैं। राजस्थान सरकार द्वारा प्रथम बायोफ्यूल नीति किस वर्ष घोषित की गई? प्रथम बायोफ्यूल नीति की बात करी जा रही है। ये 2007 के अंदर घोषित की गई थी। ठीक है। पेट्रोल डीजल है उसकी समस्या को दूर करने के लिए बायोफ्यूल है उसका प्रयोग ज्यादा किया जाए इस पर्पज से। अब इसके लिए राजस्थान में कुल 20 जिले थे। रतन जोत है उसके लिए 12 जिले उपयोगी माने गए जहां पर बायोफ्यूल बनाए जाने की संभावना रहती है। और एक आता है करंज, इसके लिए 8 जिले उपयोगी माने गए हैं। नीति कब की? 2007 की। राजस्थान में चिन्हित जिले, अब वही बात आती है फिर से जिलों की। हो सकता है इस 12 जिले में नए 7-8 जिले और ऐड हो जाएं। ठीक है। लेकिन जो पुराना अपना है उसके हिसाब से रतन जोत के लिए 12 जिले उपयोगी माने गए थे, करंज के लिए 8 जिले उपयोगी इसके अंदर माने गए थे। फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत लाभार्थी को कितनी राशि देने का प्रावधान है? ठीक है। पहले तो ये प्रधानमंत्री आवास योजना है ये किसी टाइम पर इंदिरा आवास योजना के नाम से चलती थी। फिर 2016 में इसे रीस्ट्रक्चर किया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के नाम से इसे रीस्ट्रक्चर है वो किया गया था। ठीक है। 20 नवंबर 2016 को लिख भी देता हूं। अच्छा, मूल सवाल अपना है कि राशि कितनी है, तो 1,20,000 रुपए इसमें कुल राशि का प्रावधान है। ठीक। अब इसके अंदर ऐड कर देता हूं यहां पर शौचालय निर्माण हेतु 12,000 रुपए की अतिरिक्त सहायता दी जाती है। मूल सहायता कितनी? 1,20,000 रुपए की। और अगर कोई शौचालय निर्माण कराना चाहता है तो 12,000 रुपए की अतिरिक्त सहायता है वो इसके अंदर देय होती है। ठीक है। बात कर रहे थे हम प्रधानमंत्री आवास योजना, तो पहले ये इंदिरा आवास योजना के नाम से चलती थी, अब इसे 2 पार्ट में बांट दिया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और एक शहरी के रूप में। 20 नवंबर 2016 को बनाया गया था इसे। 20 नवंबर 2016 को। ठीक है। कोई लाभार्थी इसके अंतर्गत आता है तो उसको 90 दिवस का मनरेगा रोजगार है वो भी देय होता है। नब्बे दिवस का रोजगार भी दे होता है। ठीक है। अब इस योजना का जो चयन है वो सामाजिक आर्थिक और जातिगत जनगणना 2011 के अनुसार किया जाना तय हुआ। लाभार्थी का चयन
सामाजिक आर्थिक और जातिगत जनगणना 2011 के अनुसार। अब मत ये मत कहना कि साहब जातिगत जनगणना की तो बार बार मांग उठाई जा रही है। ये जातिगत जनगणना है वो विशेष रूप से आपके अनुसूचित जाति और जनजाति से संबंधित है। इसके द्वारा इसका लाभार्थी का चयन किया जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं। राजस्थान कृषि श्रमिक संबल मिशन निम्न में से राजस्थान के कौन से बजट की घोषणा है? राजस्थान के कौन से बजट की घोषणा है? तो इसका सीधा सवाल हो जाएगा 2022-23। कृषि श्रमिक हैं उनको संबल प्रदान करने के लिए। ये वाला अपने कृषि वाले चैप्टर में छूट गया था, तो इसका सीधा जवाब 2022-23 रहेगा। फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मरु विकास कार्यक्रम डीडीपी कब प्रारंभ किया गया था? ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा आपका 1977-78। मरु विकास कार्यक्रम है वो 1977-78 के अंदर इसको प्रारंभ किया गया था। 1985-86 से, ठीक है, संपूर्ण वे हैं वो आपके भारत सरकार द्वारा किए जाने लगे। भारत सरकार द्वारा किए जाने लगे, यानी भारत सरकार ने यह तय करा कि हम सारा इसके ऊपर खर्च करेंगे। 1 अप्रैल 1995 से ये 1 अप्रैल 1995 से 16 जिलों के अंदर इसे संचालित किया जा रहा है। ठीक है, और 16 जिलों की अगर बात करें तो उसमें कुल 85 खंड आते हैं। 16 जिलों के 85 खंडों में संचालित प्रमुख योजनाओं में से एक आता है। तो इसके संबंध में ये बेसिक ही आता है। आजकल ये वेस्टलैंड वाले और वाटरशेड वाले जो प्रोजेक्ट हैं उनके साथ में इसको संचालित किया जा रहा है। नेक्स्ट आता है आपका सूखा संभाव्य सूखा प्रभावित क्षेत्र कार्यक्रम डीपीएपी, ड्राफ्ट प्रोन एरिया जो प्रोग्राम है वो कब प्रारंभ किया गया? तो इसका सही जवाब 1974-75 होगा, यानी 1974-75 के अंदर इसे प्रारंभ किया गया। केंद्र प्रवर्तित ये प्रोग्राम है। ठीक है, जो इसमें वे किए जाते हैं वो 75% केंद्र द्वारा और 25% है वो राज्य द्वारा किया जाता है। यानी कुल मिलाकर केंद्र प्रवर्तित योजना है। राजस्थान के 11 जिलों को इसमें शामिल करा जाता है। अब वो जिले फिर वापस इसमें ऊपर नीचे होंगे। 11 जिले इसमें शामिल हैं और 11 जिलों के 32 खंडों में, ये 32 खंडों में इसे संचालित किया जा रहा है। अब वही दिक्कत है कि इसमें जिले हैं वो वापस से परिवर्तित होंगे, हो सकता है खंडों में भी परिवर्तन आ जाए। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट और बार बार ये रिपीट बेसिस पर ये सवाल पूछा जाता है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है। लोग इसे पॉलिटी में भी शामिल करते हैं और अपने ग्रामीण विकास और पंचायती राज में भी आता है, तो इको का भी ये पार्ट हो जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा 1992। ठीक है, अब इस पंचायती राज को माइलस्टोन क्यों माना जाता है और पंचायती राज के माइलस्टोन मानने की डेट क्या है? तो वो डेट आपकी होती है 24 अप्रैल 1993 और इसी तारीख को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस है वो भी मनाया जाता है, क्योंकि इस तारीख को त्रिस्तरीय ढांचा है उसे संवैधानिक दर्जा दिया गया और ग्राम पंचायत को स्वायत्त निकाय मान लिया गया। यानी इस डेट में 24 अप्रैल 1993 को त्रिस्तरीय ढांचे को संवैधानिक दर्जा मिला। ठीक है, और साथ में ग्राम पंचायत को स्वायत्त निकाय का दर्जा मिल गया था। इसलिए 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस है वो मनाया जाता है।
और राजस्थान की अगर बात की जाए तो वो 1994 में अधिनियम पारित हुआ और 96 के अंदर उसे लागू किया गया था। ठीक है, और वैसे 2 अक्टूबर 1959 नागौर जिले से आपका पंचायती राज है वो लागू किया गया था। फिर आगे बढ़ते हैं। राजस्थान राज्य वित्त आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? 4 ऑप्शन आपके पास में, डॉक्टर चंद्रभान, रामेश्वर लाल डूडी, धर्मेंद्र राठौड़, प्रद्युमन सिंह। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा प्रद्युमन सिंह। 2021 से 26 तक आपका राज्य का यह छठा वित्त आयोग है वो रहेगा। राज्य वित्त आयोग की बात की जाए तो ये फिलहाल है वो आपका छठा है। ठीक है, इससे पहले 5 हैं वो बनाए जा चुके हैं। अगर प्रथम की बात करें तो वो था 1 अप्रैल 1995 से 31 मार्च 2000 तक। ठीक है, और उस टाइम कृष्ण कुमार गोयल अध्यक्ष थे। प्रथम अध्यक्ष की अगर बात करें वो थे कृष्ण कुमार गोयल। वर्तमान है वो प्रद्युमन सिंह है। थोड़ा सा इनको भी देख लेते हैं भाई। डॉक्टर चंद्रभान वर्तमान में है बीसू का उपाध्यक्ष। ठीक है, रामेश्वर लाल डूडी डूडी है वो वर्तमान के अंदर कृषि विकास बोर्ड है राजस्थान का, उसके अध्यक्ष हैं। राजस्थान कृषि विकास बोर्ड के अध्यक्ष हैं। और धर्मेंद्र राठौड़ की अगर बात की जाए तो ये वर्तमान में राजस्थान में आरटीडीसी चेयरमैन है। यानी इन तीनों के अलग, और इस टाइप के सवाल कई बार पूछे जाते हैं कि भाई इनमें आरटीडीसी का चेयरमैन कौन है, बीसू का उपाध्यक्ष कौन है, या राजस्थान कृषि विकास बोर्ड के अध्यक्ष कौन है। इस टाइप के सवाल पूछ लिए जाते हैं तो अपने इसमें साथ में कवर हो रहे हैं। वैसे वित्त आयोग है उसका पंचायती राज में बड़ा योगदान होता है, इसलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पर शामिल करें। अदरवाइज आपके वित्त वाले क्षेत्र के अंदर इनका महत्वपूर्ण योगदान आता है। वित्त आयोग की बात की जाए वर्तमान प्रद्युमन सिंह है। ठीक है, छठा वित्त आयोग राजस्थान में चलाया जा रहा है। प्रथम जो था वो 1 अप्रैल 1995 से 31 मार्च 2000 तक था। कृष्ण कुमार गोयल प्रथम के अध्यक्ष थे। और इस 5वें के कौन थे? बीडी कल्ला जी, जो अभी आपके शिक्षा मंत्री हैं। नेक्स्ट हमारा सवाल है, राष्ट्रीय पंचायत दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ये तो मैंने पिछले वाले में आपको बता दिया है कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, पंचायत दिवस है वो प्रतिवर्ष मनाया जाता है आपका 24 अप्रैल को, क्योंकि 24 अप्रैल 1993 को ये लागू एक संवैधानिक त्रिस्तरीय, जो ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद बोलते हैं, त्रिस्तरीय ढांचा है, उसे संवैधानिक और प्रशासनिक मंजूरी दी गई थी। इस वजह से 24 अप्रैल 93 को आपका राष्ट्रीय पंचायत दिवस मनाया जाता है और एक स्वायत्त इकाई से बनाया गया था। नेक्स्ट आता है, वर्ष 2022 में दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार निम्न में से राजस्थान की किस जिला परिषद को दिया गया? 3-4 टाइप की ये पुरस्कार हैं पंचायती राज से संबंधित। दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार निम्न में से राजस्थान की किस जिला परिषद को दिया गया? 1 जिला परिषद, 2 पंचायत समिति और 5 ग्राम पंचायतों को दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार है वो दिया जाता है हर साल। ठीक है, राजस्थान के अंदर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका झुंझुनू। 2022 का है वो झुंझुनू को दिया गया था। अब इसके अंदर, इस योजना के अंदर कितने पुरस्कार दिए जाते हैं? राज्य में 1 जिला परिषद, 2 पंचायत समिति और 5 ग्राम पंचायतों को। हालांकि ग्राम पंचायत है इसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। वर्ष 2022 की अगर बात करें हम, तो राजस्थान को इसमें 6 ग्राम पंचायतें आ गई थी। 168 लाख रुपए के पुरस्कार हैं वो अकेले राजस्थान राज्य को मिले थे। ठीक है, अब इसमें ग्राम पंचायतें कौन कौन सी आएंगी वो आगे मैं क्वेश्चंस में आपको बताता जाऊंगा। और ये पुरस्कार की शुरुआत है
वो करी गई थी 2011-12 में। पुरस्कार की शुरुआत 2011-12 से करी गई थी। ठीक है, सॉरी 2010-11 से, 2010-11 से। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब आता है आपका वर्ष 2022 में नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार के लिए राजस्थान की किस ग्राम पंचायत का चयन किया गया। देखो मैं फिर बता रहा हूँ, 3-4 टाइप के। दीनदयाल उपाध्याय वाला पीछे हमने देखा, फिर नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा, ये ग्राम सभा का है। पुरस्कार के लिए राजस्थान की किस ग्राम पंचायत का चयन किया गया। ठीक है, तो इसका सही जवाब आपका होगा बास्थुनी 12। ठीक है, बास्थुनी कहां पर है? किशनगंज पंचायत समिति में आती है। और किशनगंज कहां पर है? 12 के अंदर है। तो बास्थुनी को इसके अंदर सेलेक्ट करा गया था। बाकी जो मैंने 3 नाम लिखे हैं, जैसे ये लिखा बाकरा, तो ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय वाले में आता है, जो मैंने बताया आपको 5, जो पिछली बार 6 थी। ठीक है, चित्री डूंगरपुर है, ये भी इसी के अंदर आता है। और कुंदनपुर कोटा है, ये भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय में आता है। यानी 5 ग्राम पंचायत होनी चाहिए। पिछली बार राजस्थान से 6 थी, तो 3 कौन कौन सी? बाकरा, झुंझुनू, चित्री डूंगरपुर और कुंदनपुर कोटा। और जो मूल नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार की बात करें, वो अपना बास्थुनी 12, जो 12 के किशनगंज पंचायत समिति के अंदर आता है। और इसमें 10 लाख रुपए दिए जाते हैं भाई। नेक्स्ट, बाल हितैषी ग्राम पंचायत पुरस्कार हेतु वर्ष 2022 के लिए राजस्थान की किस ग्राम पंचायत का चयन किया गया। ये तीसरा पुरस्कार है। बाल हितैषी ग्राम पंचायत पुरस्कार हेतु वर्ष 2022 के लिए राजस्थान की किस ग्राम पंचायत का चयन किया गया है। ऑप्शन आपके पास है रेंदड़ी पाली, खाखद उदयपुर, कतिसोर डूंगरपुर और दिलोई झुंझुनू। ठीक है, अब इन ऑप्शंस में आपको पता चल जाएगा, अलग से लिखा हुआ है दिलोई झुंझुनू। ठीक है, दिलोई कहां पर आता है? मंडावा पंचायत समिति। झुंझुनू के अंदर इसको शामिल किया जाता है। पुरस्कार राशि कितनी होती है इसके अंदर? 5 लाख रुपए। बाकी ये वो नाम है, जैसे रेंदड़ी पाली, ये जो आपको बताया था दीनदयाल वाले पुरस्कार 1, 2 और 3, ये तो 3 पिछले में करवाए थे। कौन कौन से थे? बाकरा, झुंझुनू, चित्री डूंगरपुर, कुंदनपुर कोटा। और 3 अपने इसके अंदर आ गए, रेंदड़ी पाली, खागद उदयपुर और कतिसोर डूंगरपुर। ठीक है, टोटल वैसे 5 होती हैं, लेकिन पिछली बार 6 ग्राम पंचायतों का इसके अंदर चयन किया गया था। फिर एक पुरस्कार इसके अंदर और संचालित होता है, ग्राम पंचायत विकास योजना। ग्राम पंचायत विकास योजना पुरस्कार। कुल 4 पुरस्कार होते हैं, नानाजी देशमुख, बाल हितैषी, दीनदयाल उपाध्याय, और चौथा है ग्राम पंचायत विकास पुरस्कार योजना। ये प्रारंभ हुआ था 2019-20 में। 2019-20 के अंदर इसे प्रारंभ किया गया। 2022-23 के लिए गंगचाना ग्राम पंचायत को ये दिया गया था। ठीक है, गंगचाना कहाँ है? छिपा बड़ौद 12 के अंदर। इसकी पंचायत समिति छिपा बड़ौद 12 में आता है। ठीक है, इसमें भी राशि है वो 5 लाख रुपए है। जो गंगचाना की, जिसकी ग्राम पंचायत विकास योजना पुरस्कार की मैं बात कर रहा हूं, उसमें भी राशि है वो 5 लाख रुपए की है। गंगचाना छिपा बड़ौद 12 के अंदर। तो ये कुल 4 पुरस्कार थे जो आपके पंचायती पुरस्कारों में शामिल होते हैं। दीनदयाल, उसके बाद में नानाजी देशमुख, बाल हितैषी और ग्राम पंचायत विकास योजना। फिर नेक्स्ट आते हैं, पुनरुत्थान राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान की अवधि कब तक की है। नाम इसको ढंग से पढ़ना, पुनरुत्थान राष्ट्रीय ग्राम स्वरोजगार अभियान की अवधि कब तक की है। तो आपका जवाब तो इसके अंदर 31 मार्च 2026 हो जाएगा। लेकिन ये योजना पहले किसी और नाम से संचालित की जा रही थी, और जो नाम था ग्राम स्वराज अभियान, ग्राम स्वराज अभियान के नाम से इसको संचालित किया जा रहा था। ठीक है, ये कब प्रारंभ हुआ? 2018-19 में।
2018 और 19 के अंदर। 31 मार्च 2022 तक ये चला था। 2022 तक ये चला, फिर बंद हो गया। उसके बंद होने के बाद में पुनरुत्थान राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान है, उसको प्रारंभ किया गया, जिसकी अवधि वर्तमान में 31 मार्च 2026 तक रखी गई है। इसके अंदर होता क्या है, आपके जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि जिसको बोलते हैं, जनप्रतिनिधि एवं कार्मिक हैं, उनकी क्षमता वृद्धि हेतु प्रशिक्षण दिया जाता है, यानी उनकी कैपेसिटी डेवलप करने के पर्पज से उनको ट्रेनिंग दी जाती है। इसमें केंद्र सरकार है वो तो देती है 60% पैसा, ठीक है, और राज्य सरकार है वो देती है 40%। 60% और राज्य द्वारा 40%। ठीक है, मेरे ख्याल से ये क्लियर होगा आपको सर। पुनरुत्थान राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान है, उसकी अवधि है 31 मार्च 26 तक। पहले ये ग्राम स्वराज अभियान 2018-19 में चलाया गया, 31 मार्च 22 को बंद हुआ। उसके स्थान पर पुनरुत्थान राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान है वो प्रारंभ किया गया। इसके अंदर चुने हुए जनप्रतिनिधि और कार्मिक है, उनकी क्षमता वृद्धि हेतु कैपेसिटी इंक्रीज करने के पर्पज से ट्रेनिंग देने का इसमें प्रोविजन पाया जाता है। अब आज का अंतिम सवाल, ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण रूडा की स्थापना कब हुई? रूडा के बारे में कई बार सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है, तो इसका पहले तो जवाब आपका नवंबर 1995 हो जाएगा। नवंबर 1995 रूडा है, इसकी स्थापना ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण है, इसकी स्थापना करी गई थी। ये मुख्य रूप से एक तो ये स्वतंत्र अभिकरण या एजेंसी के रूप में इसकी स्थापना हुई, के रूप में इसकी स्थापना हुई। दूसरा, 3 क्षेत्र हैं उसमें ये मुख्य रूप से काम करता है, ठीक है। 3 कौन कौन से क्षेत्र हैं? एक तो चमड़ा, दूसरा इसके अंदर आता है ऊन व कपड़ा, और एक आपके लघु मिनरल्स जो होते हैं, लघु खनिज जिनको बोला जाता है। दूसरा रूडा है वो क्षेत्र विशेष से संबंधित जो चीजें होती हैं उनको जीआई यानी आईपीआर होता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, उसी की तरह जीआई भौगोलिक संकेतांक जिसको बोलते हैं, उसमें रजिस्ट्रेशन कराने का काम होता है कि किसी क्षेत्र विशेष में क्या इसकी आपकी खासियत है, उसके अनुसार प्रोडक्ट है या कोई उत्पाद है, उसकी रजिस्ट्रेशन कराने का काम करता है। तो रूडा है वो भौगोलिक संकेतांक है, रजिस्ट्रेशन या पंजीकरण करवाता है। अब उसके अंदर देखा जाए 3-4 चीजें हैं, उनका तो ऑलरेडी है, और एक आज ही की खबर बताऊंगा आपको। एक तो पोखरण पोट्री, एक कोटा डोरिया, एक आपके सांगानेर और बगरू है। उसका हैंड ब्लॉक प्रिंट आता है ना, ये 4 का तो पहले ही आपका जीआई टैग मिला हुआ है, ठीक है, भौगोलिक संकेतांक वो मिला हुआ है। आज ही की दैनिक भास्कर की खबर है, जोधपुरी मोजड़ी है उसको भी जीआई टैग मिल गया है। ये आज की लेटेस्ट न्यूज है, ठीक है। और 1-2 चीजों में और भी प्रयास रहते हैं जिसके संबंध में कहा जा रहा है कि जल्दी आपकी परमिशन मिल जाएगी। तो आज कुल मिलाकर हमने मेरे ख्याल से 25 से 27 क्वेश्चन इसके अंदर देखे हैं, और बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी आए हुए हैं, उनमें से रिपीट होने के चांसेस भी हैं, कुछ लेटेस्ट है, और उनसे संबंधित सारी इंफॉर्मेशन जो उस क्वेश्चन में बन सकती है वो हमने डिस्कस करी।
आज हमने ये कंप्लीट करा है, उसके बाद में अगला चैप्टर है वो कल से प्रारंभ करेंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।